हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। जी हाँ, तो स्वागत है आपका चैनल साईं एजुकेशन गुरु में और मैं हूं नकुल प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम हिंदी कोर कक्षा द्वादश की जो पाठ है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, पाठ को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सारांश को समझेंगे कविता का, तदुपरांत हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे जो टर्म 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद के समान रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। स्नेह की प्रमादता अपनी परम सीमा पर पहुंच करके वियोग की कल्पना मात्र से त्रस्त हो उठती है। आप समझते हैं, अपने स्नेह की जो परमकाष्ठा है, अर्थात उसकी जो स्नेह है, वो स्नेह जब वियोग में आ जाता है तो उसका किस तरह से उत्पन्न होता है, इस बात को देखेंगे। सहर्ष स्वीकारा है प्रिय, यह भावपूर्ण निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की चाह उत्पन्न करती है। वह अपने प्रिय को पूर्णतः भूल जाना चाहता है। किसको भूल जाना चाहता है प्यारे छात्रों? याद रखिएगा, अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है। प्रिय को भुलाना भी उसे याद करना ही है। किसको भुलाना? जिससे अपने ज़्यादा स्नेह है, उसी प्रिय को भुलाना ही, उससे ज़्यादा याद करना ही है। यद्यपि प्रिय को भुलाना एक दंड होगा, फिर वह उस दंड को झेलना चाहता है ताकि अंधेरे में गहरी गुफा में जी सके। उसे यकीन है कि उसके घने अंधेरे के बीच भी उसे अपने प्रिय के आत्मीयता का ही संबल होगा। कवि ने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो अपने प्रिय के कारण ही पा सका है। कविता में और जो कुछ भी रहस्य बने रहते हैं, जिसका खुलासा कवि ने करते हुए इनसे कविता का भाव प्रभाव कम नहीं होता। यह दिग्वंता, माँ, प्रियसी, पत्नी, ईश्वर, कोई भी हो सकता है। याद कीजिएगा, जिसके साथ ज़्यादा लगाव है कवि का, वो लगाव जो है किस पर हो सकता है? माँ भी हो सकती है, प्रियसी भी हो सकती है, पत्नी भी है, ईश्वर भी है, कोई भी हो सकता है। वह अज्ञात है, किंतु कवि ने उसके अस्तित्व को स्वयं के अस्तित्व से भी अभिन्न माना है। यह कविता माधव मुक्तिबोध के फैंसी शैली का एक दुर्लभ उदाहरण देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पाठ में और किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। अब पहले देखना है काव्यांश की पंक्ति को। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है। जिंदगी में, ध्यान से देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कितना सुंदर कवि बताते हैं, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बिली गरीबी यह, गर्बिली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, द्वैता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब इसमें से जो प्रश्न है इस पर से आप लोग तैयार रहिए इसको बताने के लिए। कितना सुंदर बताए, सहज स्वीकारा है। कवि ने जीवन के हर स्थिति को किस रूप में स्वीकार किया है? व्यवस्था के रूप से, भयभीत होकर के, सहर्ष होकर के, उक्त सभी है। तो कवि ने जीवन की हर स्थिति को किस प्रकार स्वीकार किया है? बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा सहर्ष, है ना। किस प्रकार से? सहर्ष। अगला है दूसरा प्रश्न का जो प्रश्न है, कवि अपने जीवन के संघर्ष, अवसाद, आशा निराशा और सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि उसके पीछे प्रेरणा के रूप में क्या है? आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक, जो स्वीकार करता है उसके पीछे क्या है, प्रेरणा क्या है? प्रियसी है, पत्नी है, दिग्वंता, माँ है, अज्ञात है। आपको अभी अभी पता होगा, जो प्रिय अपने जीवन के संघर्ष, अवसाद, आशा निराशा के सुख दुख को जो स्वीकार करता है उसके पीछे क्या हो सकता है? वो कोई पता नहीं चल पा रहा, अज्ञात है। क्योंकि प्रियसी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, दिगंत माँ भी हो सकता है जो माँ नहीं रही। इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अज्ञात है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार कवि के लिए गरीबी क्या है? क्षोभजनक, दुखदायी, गर्बिली, उक्त सभी है।
तो कवि की जो गरीबी है कैसी है, ये आप लोग देखिएगा, यहाँ पर विश्लेषण है। तो विश्लेषण क्या किया है, गरीबी क्या है, गर्विली, जिस पर गर्व किया जा सके। गरीबी और संघर्षमय जीवन से कवि के को जीवन में क्या उपहार मिले हैं, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृढ़ता, उक्त सभी। तो गरीबी और संघर्षमय जीवन से कवि को जीवन में क्या उपहार दिए गए हैं, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृढ़ता, उपरोक्त सभी। यह उपरोक्त सभी है कवि को जो है सो जीवन में देखने को मिला है। 5 में है भीतर की सरिता। इस पंक्ति से कवि ने किस ओर संकेत किया है, बहती नदी, हृदय के उतार चढ़ाव, मानसिक स्थिति, हृदय में निहित भावनाएं। तो भीतर की सरिता जो है बहती नदी है, हृदय की उद्गार भाव चढ़ाव है, मानसिक स्थिति, हृदय में निहित भावनाएं। तो भीतर की सरिता इस पंक्ति में से कवि कहते हैं हृदय में निहित जो भावनाएं हैं उस ओर यहाँ पर झलक दिखाया गया है। अब हम लोग दूसरा जो काव्यांश है उसको थोड़ा सा पंक्ति सह देखेंगे, तब उसका व्याख्या समझते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, जो टर्म 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद हो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। कितना सुंदर यह कवि ने उस अज्ञात, प्रेयसी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, जिसके प्रति ये आभार व्यक्त किए हैं, सह स्वीकार किए हैं, इसके प्रति जो बात है इसको देखा गया है। अब इसमें से जो काव्यांश में कुछ प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। इस काव्यांश में कवि किसे परिभाषित करना चाहता है, प्रिय से संबंध, प्रकृति से संबंध, ईश्वर से संबंध, उक्त सभी से संबंध। क्या है, प्रिय से संबंध। ध्यान देखेंगे, प्रिय से संबंध काव्यांश में कवि किसे परिभाषित करते हैं, प्रिय से संबंध है। अगला है प्रिय, अपने प्रिय के प्रति कवि जितना अपने भाव के व्यक्ति करते हैं उतना ही उसका हृदय पुनः भर जाता है। इस पंक्ति में कवि कौन सा भाव व्यक्त करना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है। प्रिय के प्रति गहरी आसक्ति, प्रिय के प्रति क्षोभ, प्रिय के प्रति रोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि अगर ध्यान देंगे तो इसका आएगा प्रिय के प्रति क्या है, गहरी आसक्ति है। अगला 3 नंबर का, दिन की तुलना कवि किससे कर रहे हैं, दिल की जो तुलना है वो कवि किससे करना चाहते हैं, यहाँ देखिए तो ध्यान से, सरोवर से, झरना से, सागर से, झील से। सभी को पता है झरना से कर रहे हैं, दिल की तुलना किससे कर रहे हैं, झरना से। इस काव्यांश के शिल्प की विशेषता, अलंकार विधान, बिंब विधान, तत्सम शब्दावली, प्रतीक विधान। तो इस काव्यांश के शिल्प विशेषता हो गया बिंब विधान है, एक दृष्टा बिंब विधान है। इसमें देखिएगा किसका दिया गया है, बिंब का जो है स्वरूप लिया गया है। अगला है वह और तुम से कवि का इशारा किस ओर है, प्रिय, ईश्वर, माता, उक्त सभी। ये सभी की ओर है। वह और तुम से नाता क्या हो जाएगा, सभी की ओर। अब हम लोग देखते हैं काव्यांश 3 नंबर में, काव्यांश 3 में क्या क्या बातें हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुव, अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा की यह छटपटाती छाती को भयविपता डराती है, बहलाती है सहलाती है आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए कि तुमसे वो परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीयता यह उजला अब सहा नहीं जाता। कवि अपने प्रिय के प्रति आसक्ति दिखाते हुए यह कहना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से आपको भूल जाऊं, उनसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं है भुलाना। चलिए इस पंक्ति के
कुछ जो प्रश्नोत्तर है इस काव्यांश से उसको थोड़ा देखेंगे। कवि दंड क्यों पाना चाहते हैं? प्रायश्चित के लिए, या तो गलती माफ़ी के लिए, प्रिय के मोह से मुक्ति पाने के लिए, आत्मा के बहलाने के लिए। तो यह दंड पाना चाहते हैं किसके लिए? प्रिय के मोह से मुक्ति पाने के लिए। अपने प्रियो को भूलने की दंड की तुलना कवि किससे करता है? दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या से, कार्तिक अमावस्या से, काले बादल से, गहरी घटाओं से। याद रखिएगा, ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या से। आप सबको पता होगा टुंड्रा प्रदेश जो दक्षिणी ध्रुव में है वहाँ 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। 6 महीना लगातार रात, 6 महीना लगातार दिन, वो दक्षिणी ध्रुव है। तो वहाँ अंधकार ही अंधकार है। तो है दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या की तरह से। जैसे मैं कभी यादें न करूँ आपको, हमेशा के लिए भूल जाऊँ। अगला प्रश्न अब काव्यांश 4 में हम लोग देखेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पातली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, कुओं के बादलों में, बिल्कुल मैं लपता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है, यह मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि मैं जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। अब ये देखे होंगे इसमें से कभी किस तरह से तुम्हारा प्यारा है, जो मेरा है, जो तुम्हारा प्यारा है, अर्थात अपने पर प्रेयसी का लगाव होने का बोध कराया है। कभी अंधकार को दंड भोगने के लिए क्यों कहाँ जाना चाहता है? काले बादलों में, धुएं के बादलों में, पाताल लोकों के अंधेरी गुफाओं में। बी और सी दोनों सही है। तो बी और सी दोनों सही है। कभी अपने अस्तित्व के कारण किसे मानता है? अपने प्रिय को, अपने प्रेयसी को, ईश्वर को? कोई नहीं, इसमें अपने प्रिय को मानता है, अपने ज़्यादा जैसे मानता है। इस काव्यांश के आधार पर माधव यानी मुक्तिबोध की काव्य शैली का मुख्य कारण क्या है? प्रतीक का प्रयोग, फैटेंसी का प्रयोग, काल्पनिकता और पूर्ण शब्दावली। इसमें जो फैटेंसी का प्रयोग है इसी पर बल दिया गया है। कवि कहाँ लापता हो जाना चाहता है? दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में, पाताल लोक की अंधेरी कुआं में, धुएं के बादलों में, ममता के बादल में। 4 का सही उत्तर क्या होगा? 4 का जो सही उत्तर है सी नंबर बिल्कुल सही है। धुएं के बादलों में जाकर के छुप जाना चाहता है। इस काव्यांश की भाषा में किस प्रकार के शब्दों की प्रधानता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद रखिएगा, संस्कृत के शब्दों की ज़्यादा बाहुल्यता है, इसलिए हमको तत्सम कहेंगे। जब सरलों के आता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तद्भव। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों की ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। अब हम लोग देखेंगे आगे कविता के आधार पर जो प्रश्न है। सहज स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? याद रखिएगा, इसमें है गजानन माधव मुक्तिबोध। सहज स्वीकारा करना का क्या आशय है? सहज रूप से स्वीकार करना। इसका 2 नंबर का जो सही उत्तर है, इसको देखिएगा, सहज स्वीकारा है का क्या आशय हो जाएगा? खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। ठीक है, खुशी खुशी स्वीकार करना। अगला है अपने प्रिय की स्नेह की प्रागरता में रहने के कारण कवि की आत्मा कैसी हो गई है? सशक्त, भावशून्य, कमजोर और अक्षम। बिल्कुल सी नंबर है, कमजोर और अक्षम हो गया है। हमेशा साथ रहने के कारण अब कवि की आत्मीयता कैसे लगने लगी है? हमेशा उत्साह बढ़ाने वाली, सदैव प्रेरणा देने वाली, चिंता में डराने वाली, बहलाने और सहलाने वाली। तो 4 का जो सही उत्तर होगा बच्चे लोग, क्या जान रहे हो? सही उत्तर बताइए, इसमें कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। उत्तर देने से पहले हमेशा साथ रहने के कारण अब कवि को प्रिय की आत्मीयता कैसे लगने लगी है? हमेशा डी नंबर, बहलाने और सहलाने जैसी। सहज स्वीकारा है कविता के कवि हैं, क्या नहीं सहा जाता है? गहन अंधकार, रमणीय उजाला, धूप में खड़ा होना, शोर शराबा। तो गहन अंधकार यानी बी नंबर, रमणीय उजाला।
यही जो है सो कि सहा नहीं जाता है, रमणीय उजाला। पाताली अंधेरे की गुहाओं में बीबरों में से, यहाँ बीबरों का अर्थ क्या है? बादल, बिल, गुफा, शिविर। बिल, खंडहर, बिल। सहज स्वीकारा है कविता में कवि ने अपने प्रियतमा के पहरे की तुलना किससे की है? कमल से, आने से, चांद से, आकाश से। तो सहज स्वीकारा है कवि ने अपने प्रियतम की तुलना चांद से किया है। अगला है 8 नंबर का, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भिराती है, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास, रूपक, उपमा, श्लेष। 8 नंबर का क्या हो सकता है? 8 नंबर का बी जो है रूपक है। रूपक समझते हो, जहाँ उपमा में उपमान का आरोप है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू।